सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारा जो प्रकरण रहने वाला है वो है फसलों का वितरण। तो फसलों का वितरण वितरण यानी कि विविधताएं। तो भारत देश या इस पृथ्वी पर यदि बात करें तो पृथ्वी का जो भौगोलिक भाग है वो संपूर्ण रूप से एक समान नहीं है और यहाँ सब जगह एक जैसी जलवायु भी नहीं पाई जाती है। तो भौगोलिक दशा के कारण और विभिन्न प्रकार की जलवायु के कारण तो यहाँ फसलों का जो वितरण है उसमें असमानता देखने को मिलती है। जैसे हम यदि बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर है जो इस पृथ्वी को एक बीच में से 0 डिग्री से 0 डिग्री जो एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम मध्य रेखा भी कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा के नाम से भी ये जानी जाती है ये रेखा। तो ये काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री से 0 डिग्री भूमि को 2 भागों में बांटती है। इससे ऊपर दक्षिण की ओर, ये उत्तर की ओर सॉरी, ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाले हिस्से में 23.5 डिग्री पर उत्तर में और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में ये जो रेखा है मकर और ये कर्क रेखा। तो यहाँ यदि हम भारत इस पृथ्वी की जलवायु को यदि हम देखें तो इसको 3 भागों में बांटा है। तो जलवायु के कारण भी, तो इसके कारण यदि हम देखें कारक या कारण, तो किसके कारण ये है जो फसलों के वितरण में विविधताएं पाई जाती है। तो जिसमें पहला है जलवायु कारण। और तो जलवायु कारण के बारे में यहाँ आपको बता रहा। तो यहाँ पृथ्वी पर है जो 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये जो बीच का जो हिस्सा है 23.5, 0 से ऊपर 23.5, नीचे 23.5, तो ये है उष्ण। यहाँ है जो उष्ण जलवायु पाई जाती है। और इससे ऊपर की ओर 66.5 पे चलते हैं उत्तर में और नीचे 66.5 में चलते हैं 66 डिग्री पर आर्कटिक और अटलांटिक रेखा। तो ये जो बिंदी किया भाग है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो ये आता है शीतोष्ण जलवायु के अंदर दोनों। सबसे अंतिम दोनों बच गए स्थान, तो ये आता है शीत जलवायु के अंदर। तो जिसके कारण है जो फसलों के वितरण में असमानता देखने को मिलती है, कृषि में असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि इस पृथ्वी का संपूर्ण भाग एक जैसा नहीं है। जलवायु यहाँ की एक जैसी नहीं है। 3 प्रकार की उष्ण यानी कि यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जहाँ प्रतिवर्ष है जो सूर्य की किरणें सीधी रहती है, तो इसके कारण से यहाँ है जो उष्ण जलवायु कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो इसमें यहाँ फसलों की वितरण है जो है समान रूप से देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की यहाँ अलग प्रकार की वनस्पति फसल उत्पन्न की जाएगी। और यदि हम इसका भी आगे हम देखेंगे, जैसे ये ऊपर का जो 66.5 डिग्री का जो हिस्सा आता है वो शीतोष्ण में आता है।
तो शीतोष्ण यानी कि जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों होती है, यानी उष्ण का भी है और शीत भी है, गर्मी भी है और सर्दी भी है। तो यदि हम अपने भारत के नक्शे के अंदर यदि बात करें, भारत का जो भूभाग है, तो भारत के भूभाग में, तो भारत में तो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, वो भारत के मध्य में से होकर के गुजरती है। तो भारत के लिए कर्क रेखा मध्य में से होकर के गुजरती है। तो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ये उष्ण में आता है, उष्ण कटिबंध। तो भारत के अंदर यदि फसलों का वितरण को यदि हम देखें तो हम इसको मानचित्र के द्वारा भी बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। राजस्थान में भी यदि समझना हो या मानचित्रों के द्वारा भी हम इसको समझा जा सकता है। जैसे यहाँ में एक, जहाँ आपको मैं यहाँ भारत के नक्शे जो कर्क रेखा है ये उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत ये मध्य में से नीचे वाला हिस्सा और ये शीतोष्ण में आता है, जहाँ सर्दी और गर्मी और ऊपर सबसे ज़्यादा जो ऊपर वाला है वो शीत में आता है, क्योंकि जो जो ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो वहाँ तापमान कम होता है और जिसके कारण यहाँ ठंड रहती है। तो अपने जो हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जम्मू कश्मीर जो ये क्षेत्र है, तो ये अधिकांश शीत क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ जो जो ऊंचाई पे जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पहाड़ी इलाका यहाँ से और असम तक का जो क्षेत्र आता है, ये चीन नेपाल का जो असम उधर अरुणाचल प्रदेश तक का, यहाँ शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ जो जो ऊंचाई पर बढ़ते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी फसलों का वितरण अलग प्रकार का है। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में लें तो यहाँ है जो उष्ण कटिबंध ये क्षेत्र है, वर्षा, तो इस भाग के अंदर क्योंकि ये तीनों ओर से जल से भी घिरा हुआ है और ये गर्मी वाला क्षेत्र भी है, तो गर्मी होने के कारण से ये समुद्रों का पानी भाप बनता है और वर्षा भी अच्छी हो जाती है। तो ये भी वर्षा के कारण भी, वर्षा जलवायु, तो वर्षा के कारण भी ये जो दूसरा इसका कारण ये भी हो गया कि वर्षा के कारण भी ये जो फसलों के वितरण में समानता देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे एक तो ये भाग है जहाँ मानसूनी वर्षा हो जाती है और इसके ऊपर जो हिमालय प्रदेश है, तो ये जब यहाँ से जो पानी है तीनों तरफ का भाप बन करके हवाएं उत्तर की ओर चलती है, तो हिमालय है जो क्या करता है, बादल को रोक करके वर्षा कराता है। तो इस भाग में भी वर्षा जहाँ अधिक होती है तो उस भाग में खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। तो इसके कारण है जो फसलों के वितरण प्रभावित होता है। तो जहाँ उष्ण कटिबंध के अंतर हम देखेंगे समुद्री इलाका है, वर्षा अच्छी होती है, तो यहाँ चावल सबसे ज़्यादा होता है वैसे, क्योंकि दक्षिण इलाके में चावल है। इधर पश्चिम बंगाल के अंदर भी चावल के विभिन्न खेतों रूप पाए जाते हैं, तो फसल की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे अपने यहाँ, जैसे यहाँ पश्चिमी अपन राजस्थान की बात करें भारत में, तो ये राजस्थान इधर पश्चिम में आता है, तो राजस्थान, तो ये राजस्थान में मानसूनी वर्षाएं भी नहीं होती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से फैली हुई है। तो इसके कारण यहाँ से जो मानसूनी वर्षाएं होती है, तो पूर्व भाग में वर्षा इधर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ये इस तरफ से, तो यहाँ इस भाग में वर्षा कराता है। मगर ये अरब सागर से जो मानसून आता है इसके साइड में से बादल आगे चले बढ़ जाते हैं। तो पश्चिम जो भाग है जैसलमेर, बाड़मेर, जो ये क्षेत्र आता है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो इस भाग में फसल वितरण भी बहुत कम देखने को, अलग विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। यहाँ मुख्य रूप से जो ज़्यादातर कम बारिश में जो पैदा होने वाले और वहाँ की, और इसके अलावा मिट्टी, यानी मृदा भी कहते हैं। तो फसलों के वितरण को प्रभावित करने के कारकों में तीसरा कारक मिट्टी भी शामिल हो गया कि मिट्टी के कारण भी जो फसलें विभिन्न प्रकार की, हर जगह अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। जैसे यहाँ हिमालय पर्वत से जो नदियाँ आती है, तो ये मैदानी भाग है,
मैदानी भाग के अंदर, इस भाग में मैदानी भाग के अंदर जलोढ़ मिट्टी आके मिलती है। तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी के कारण से फसल अच्छी होती है। तो यहाँ पे जनसंख्या से, तो उसके कारण यहाँ प्रभावित भी होती है जनसंख्या भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। जहाँ सुविधाएं, समतल भाग भी है, मिट्टी भी, जलोढ़ मिट्टी भी मिल जाती है। तो मिट्टी के हर जगह अलग अलग प्रकार की, तो दक्षिण में भी देखें यहाँ काली दोमट मिट्टी पाई जाती है, और अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान में बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो और जहाँ है जो पानी का, वर्षा का, जलवायु का ये भी प्रभाव पड़ता है, भौगोलिक क्षेत्र का, जिसको भौगोलिक विषमता। तो भौगोलिक विषमता के कारण भौगोलिक विषमता के कारण भी, तो ये इन सब के कारण है जो यहाँ की है जो फसलों में है जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे पश्चिम राजस्थान, हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान को है जो भौगोलिक दृष्टि से यदि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक भागों में बांटा है भौगोलिक विषमता के रूप से। बीच में अरावली पर्वतमाला आती है, और इस तरफ ये जो भाग है इसको 2 भागों में बांटा है, मैदान पठार। ये जो भाग आता है पठार में आता है, ये मरुस्थल। और ये पर्वत। तो इस भौगोलिक विषमता के कारण यहाँ पे भी है जो फसलों के वितरण में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान है तो यहाँ वर्षा कम होती है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ अरावली पर्वतमाला तिरछी होने के कारण से पूर्वी भाग में वर्षा अच्छी होती है, तो इस भाग में फसलें भी अच्छी होती है। मैदानी भाग भी है, समतल भाग है, यातायात के साधनों के कारण भी प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ फसलें अच्छी उत्पन्न होती है। नदियाँ भी, बनास नदी, चंबल नदी, दोनों यहाँ इस पूर्व भाग में। यहाँ जो लूनी नदी है वो वर्ष भर सूखी रहती है, वर्षा के समय बहती है। तो यहाँ जो फसल, मगर इंदिरा गांधी नहर के आने से, क्योंकि सुविधा जल की प्राप्ति होने से, वर्षा के कारण जल प्राप्त होता है, तो उससे फसलों के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। तो यहाँ इंदिरा गांधी नहर के आने से इस भाग के अंदर अब गेहूँ की खेती है। जब हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखते हैं गेहूँ है, जीरा है, मगर अधिकांशतः यहाँ मुख्य रूप से लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन भी है, खेती के साथ, क्योंकि खेती बहुत कम होती है। और वर्षा भी है, इसका कारण क्या है? वर्षा की असमानता है, जलवायु की असमानता, मिट्टी मृदा के कारण से, इसके कारण से यहाँ फसलों के वितरण को ये प्रभावित करते हैं। तो आज से संबंधित ये टॉपिक, तो फसलों का वितरण को प्रभावित करने के कारण, और इसके अलावा जो इस वर्तमान पाठ्यक्रम जो है NCERT का, तो उसमें भी आपको फसलों के बारे में बता रखा है बुक्स के अंदर। तो उसमें आप देखोगे तो फसलों के बारे में आप पढ़ोगे, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की फसलें उत्पन्न की गई है। तो कृषि का अब हम आगे जो है कृषि के विकास के बारे में, कृषि विकास, तो कृषि विकास की यदि हम बात करें तो कृषि खेती का विकास भी करना हो सके, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, तो लोगों को कृषि यानी कि अनाज उत्पन्न खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमारा जो अधिकांश है ये कृषि जो एक प्राथमिक कार्य भी है, इसके आधार पर कई प्रकार के उद्योग धंधे भी चलते हैं, वित्तीय कार्य भी होते हैं, वो भी निर्भर रहते हैं। तो अधिकांश हमारे भारत में जो एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो इसका विकास भी जरूरी है। तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के तरीकों का, नए नए प्रकारों का उपयोग करना होगा, विस्तार करना होगा उपकरणों का।
मशीनी उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। कृषि का विस्तार, कृषि का विस्तार, तो कृषि का विस्तार भी हमें यानी कि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करना पड़ेगा। भारत में क्योंकि अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, तो गांव के अंदर इसका विकास है। यदि हम इसके विकास की बात करें, अमेरिका जैसे क्षेत्रों में, कनाडा, क्योंकि ये विकसित देश है, तो ये कृषि का जो उपयोग करते हैं वो एक व्यापार के रूप में करते हैं। मगर अपने यहाँ जो काम होता है वो घरेलू उपयोग के लिए ज़्यादा, उससे निमित्त किसान है जो खेती करता है। मगर बाहर जो अन्य क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जो कृषि है वो विस्तृत रूप में नहीं होती, वहाँ जो एक विस्तृत रूप में होती है। तो इसलिए हमें इसका विकास भी करना आवश्यक है। तो अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न अपनी नोटबुक में हम, पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, फसलों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। कृषि को प्रभावित करने के कारकों के नाम, तो जलवायु है, भौगोलिक विषमता है, वर्षा है, मृदा की विषमता, तो ये सब इसके प्रभावित करने के कारक हैं, तो आप इनके नाम लिखेंगे। दूसरा, कृषि विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कृषि विकास के लिए नए नए उन्नत तरीकों का उपयोग करना चाहिए। कृषि का एक विस्तृत क्षेत्र में वाणिज्यिकरण, जिसको व्यापारिक रूप जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर कृषि का उत्पादन करना चाहिए। विभिन्न खेती की विभिन्न खाद बीजों का जो उपयोग करते हैं हम, तो वो अच्छे उत्तम किस्म के खाद बीजों का हमें उपयोग करना चाहिए, ताकि कृषि अधिक से अधिक उत्पादन, फसलें अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, खेती अच्छी हो सके। तो ये हमें करना चाहिए। ये 2 प्रश्न आज हम अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।